नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है दक्ष एजुकेशन लाइव में। और आज हम पॉलिटी के तीसरे क्लास में उपस्थित हैं और 1 और 2 हो चुका है, जहां पे हम लोग शेड्यूल साथ ही 1 से 11 तक लेसन 1 और लेसन 2 कंप्लीट कर चुके हैं। सिटीजनशिप भी हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप वीडियो देखिए। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो आइए देखते हैं फंडामेंटल राइट। उससे पहले देखें कि दक्ष में ऑफर चल रहा है 50% का डिस्काउंट, और पहले 20 विद्यार्थी 20 स्टूडेंट जो आएंगे उनको मिलेगा 50%। अगर आप रजिस्ट्रेशन 500 रुपए से करवाते हैं तो क्या आपको 40% मिलेगा। अगर सेम टाइम पे पेमेंट भी कर देते हैं तो कितना है, 50% का डिस्काउंट है। तो पहले आओ और पहले पाओ वाला सिस्टम है। आप आकर के और रजिस्ट्रेशन कराए, ज्वाइन कीजिए बैच। और हम लोग देखें फंडामेंटल राइट को। चलिए, फंडामेंटल राइट पहले देख लें, लिया कहां से गया था। ये यूएसए से लिया गया है। यूएसए, अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट को लिया गया है। पूछे लेसन कौन सा है, ये लेसन 3 में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल पूछे, आर्टिकल कहां से कहां तक है। आर्टिकल ये 12 से 35 तक दिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट होता क्या है। तो जिस राइट के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, जी नहीं सकते, सबके सब फंडामेंटल राइट है। आप सांस ले रहे हैं, आप बोल रहे हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, साथ ही साथ आप घूम रहे हैं, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट है। और इसी को पढ़ना है हमको 12 से लेकर के 35 तक। तो शुरुआत में अगर हम 12 आर्टिकल 12 को देखें, आर्टिकल 12 12, तो इसमें दिया गया है डिफिनीशन, यानी इसमें बताया गया है डिफिनीशन के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 13 की बात करते हैं। 13 आर्टिकल 13 इसमें लिमिटेशन है। फंडामेंटल राइट देने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है, इसमें लिमिटेशन भी लगाया गया है। फंडामेंटल राइट है घूमने की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के घर में जाके घूम सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेशन लगाया गया है। आप देखते होंगे कि रात में 10 बजे के बाद म्यूजिक नहीं बजाना है, गाना लाउडली नहीं सुनना है। क्यों? क्योंकि किसी और का फंडामेंटल राइट है, सोने की स्वतंत्रता है, और वो कंप्लेन कर सकता है इसके विरोध में। तो आर्टिकल 13 क्या है, लिमिटेशन। इसको बोलते हैं अल्पीकरण, हिंदी में अल्पीकरण। अल्पीकरण। चलिए, लिखा है मूल अधिकारों का संविधान में प्रावधान। ठीक है, मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 12 से 35 तक अनुच्छेद बता चुके हैं, 12 से 35 तक यूएसए से लिया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान के भाग 3 में भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, यह एक अधिकार पत्र है जिसमें आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप 12 से 35 जितने भी आर्टिकल है उसको सही से इस्तेमाल कर पाए। साथ ही अगर इसका हनन हो रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप डायरेक्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। आपके एग्जाम के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल, तो आर्टिकल 32 32 लगाइए सुप्रीम कोर्ट जाकर के, और आप कंप्लेन कर सकते हैं, वहां से आप अपना अधिकार ले सकते हैं। आपसे पूछा जाता है कि हाई कोर्ट कैसे जाएंगे, हाई कोर्ट HC, तो आर्टिकल है 226, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद मूल संविधान में 5 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में 6 हैं। जैसे संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, आपके पास था 78 से पहले, जिसमें आप पैसा रख सकते थे, सरकार को टैक्स दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहां इससे संपत्ति का अधिकार को ही हटा दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, चलिए, इसमें 6 प्रकार की अधिकार है। पहला जो हमारा है वो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, यानी भारत में अगर 140 करोड़ लोग हैं तो सभी को बराबर अधिकार दिया गया है, यही हमारा राइट टू इक्वलिटी। और उसमें जो पहला हमारा आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल 14। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है। 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी को बराबर अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसमें यह कहता है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा और एक समान रूप से लागू होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर बड़े सपोज कोई पैसे वाले लोग हैं, वो चोरी कर लिया तो उस पर कुछ अलग कानून होगा। ठीक है, और रिक्शा वाले के लिए अलग, सभी के लिए बराबर कानून है। तो ये हमारा आर्टिकल कौन सा, 14। अगर हम 15 की बात करें, 15 यहां है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भेदभाव से संबंधित है। जैसे अगर मान लेते हैं कोई छोटी जाति के लोग हो, बड़ी जाति के लोग हो,
इसके अंतर्गत आप देखेंगे भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 अगर आप करते हैं तो वो फिर जाएगा कहां, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये उसका फंडामेंटल राइट है, आप उसके साथ गलत बिहेव नहीं कर सकते हैं। धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, साथ ही साथ जन्म स्थान के आधार पे। ठीक है, तो आर्टिकल क्या है हमारा 15 है। अगर हम 16 की बात करें, यह लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कुछ नहीं, सरकारी नौकरी में जो है वो सभी को बराबर अधिकार दिया गया है। तो आप देखेंगे आरक्षण, आप पूछेंगे आरक्षण क्या है, तो आरक्षण, आरक्षण अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ पे सरकारी नौकरियों की बात करें तो सरकारी नौकरियों में सभी को, मेल हो फीमेल हो, ऊपर की जाति नीची जाति, जितने भी लोग हैं सभी को बराबर अधिकार दिया गया है। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 16 के तहत। ठीक है, उसका नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा 17, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत। छुआछूत में आप देखेंगे जैसे भेदभाव किया जाता है ना, भेदभाव, ये अपने भारत के सोसाइटी में देखेंगे, भारत के समाज में शुरुआत से ही ऐसा चलता आ रहा था, लेकिन अब जो है ये चीजें दूर हुआ है। तो किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, किसके आधार पे, जाति के आधार पे, नस्ल लिंग के आधार पे, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 में बताया गया है। अगर आप ऐसा बिहेव करते हैं फिर ये जाएगा कहां, सुप्रीम कोर्ट। आपसे पूछे कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32। अगर हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट, तो ये आर्टिकल 226, 226 के अंतर्गत ये जाएगा कहां, हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 17 है हमारा। अगर 18 की बात करें तो इसमें है अबॉल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी सेना, विद्या संबंधी सम्मान के सिवा अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान किया जाएगा उसको आप धारण कर सकते हैं अगर सरकार कहे तो। लेकिन जैसे पुराने अपने सुल्तान, बादशाह, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि, ऐसी सारी उपाधियों को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर एजुकेशनल बात करें तो इंजीनियर अगर आप बन गए हैं तो नाम के पहले इंजीनियर लगा सकते हैं, डॉक्टर बने हैं तो नाम के पहले डॉक्टर आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा उपाधियों का अंत। उपाधि अब अगर मान लेते हैं सपोज ब्रिटेन सरकार आपको केसर हिंद की उपाधि देना चाहे तो आपको भारत सरकार से पूछना पड़ेगा कि हम ले या ना ले। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 18 जो है इसमें उपाधियों का अंत हो चुका है, आप उपाधि नहीं ले सकते। सरकार कहे कि ले लो तो ले लेना है। ठीक है, आप देखेंगे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सारे टाइटल आप रख सकते हैं। साथ ही सेना का जो टाइटल है, ठीक है, वो भी रखा जा सकता है। हमारा आर्टिकल हो गया 18। अच्छा, 14 टू 18 हम लोगों ने क्या पढ़ा, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। वहां हमने देखा सिर्फ समानता के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून के समक्ष सभी को बराबर अधिकार दिया गया है, अवसर की समानता है। लेकिन यहां पे है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। तो हमारी फ्रीडम क्या क्या है इसके बारे में हम लोग को देखना है। ये कहां से कहां तक है, 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 से 22 तक है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें जो पहला हमारा है 19, इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कितने हैं, 6 टोटल। क्या क्या है वही अधिकार देखना है। पहला, फर्स्ट 19 का ए, बोलने की स्वतंत्रता अपने पास भी है ना। हम लोग किसी को कुछ भी बोल देते हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, ये अपने पास स्वतंत्रता है, संविधान ने दिया है। ठीक है, आप दूसरे देश में ऐसा नहीं कर सकते हैं, या दूसरे देश का कोई नागरिक भारत आकर के भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता है। तो हम जो सिटीजन है, हम लोग जो भारत के नागरिक हैं, उसके पास ये अधिकार है, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अपने पास फंडामेंटल राइट दिया गया है, तो हम लोग फंडामेंटल राइट का तो भरपूर उपयोग करते हैं, मगर फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिया गया है, इसको हम लोग नहीं मानते। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है कि बहुत सारी बातें हैं, टोटल 11 है। ठीक है, जिसमें दिया गया है कि हमें झंडा का सम्मान करना चाहिए, देश के जो भी सार्वजनिक चीजें हैं उसका रक्षा करना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो हम लोग नहीं मानते, हम लोग सिर्फ फंडामेंटल राइट को ढूंढते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 19B, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। आप लोग भी करते हैं, जब भी कोई समस्या हो, सपोज पेपर लीक हो जाता है, लोग क्या करते हैं, धरना दे देते हैं। लेकिन शांतिपूर्वक धरना है देना है ना, मारपीट नहीं करना है, नहीं तो बहुत सूते जाओगे, बहुत पीटे जाओगे। तो अनुच्छेद बी में कहा गया है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित आप हो सकते हैं। यह भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है। इसमें आर्टिकल 19B में दिया गया है। उसके बाद अगर हम सी की बात करें, इसमें है संघ बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। आपके पास भी अधिकार है, आप
छात्र के नेता बन सकते हैं, है ना, यूनियन बना सकते हैं, अपनी आवाज रख सकते हैं, सरकार के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। आर्टिकल कौन सा? 19C में बताया गया है। अगर 19D की बात करें, फोर्थ, यह है देश के किसी भी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहीं भी जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप जहां चाहे आप घूम सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, आपको सरकार से पूछने की जरूरत नहीं होती, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम तय करेंगे कि हमको कहां जाना है। ठीक है, ये हमारा 19D, देश में कहीं भी आप घूम सकते हैं। उसके बाद अगर हम 5 की बात करें, 19E की बात करें, तो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपको मर्जी हो तो कन्याकुमारी, आपको मर्जी हो तो अंडमान निकोबार में जाके आप बस सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है, फंडामेंटल राइट है, कहीं भी जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था पहले, जब से 370 जो इम्प्लीमेंट किया गया था उसको हटाया गया है, तो आप जाके जम्मू कश्मीर में आप बस सकते हैं, रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, जो करना है कीजिए। यह है हमारा 19E। अगर हम जी की बात करते हैं, देखिए यहां बीच में एफ छूट गया है। एफ इसलिए छूट गया है क्योंकि यहां था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट हुआ करता था, और ये फंडामेंटल राइट जो है 44वां संविधान संशोधन 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटा दिया गया है 1978 के तहत। तो ये इसको यहां से हटा दिया गया है, इसलिए यहां पे नहीं लिखा हुआ है। जी की बात करें तो कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता अपने पास है। आपको जो बेचना है, दुकान खोलना है, नौकरी करना है ना, मजदूरी करना है, वॉट एवर यू फील लाइक, जो मर्जी है आप कर सकते हैं। यह हमारा अनुच्छेद जी करता है, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये हमारा जो है स्वतंत्रता का अधिकार था 19, और 19 में हम लोगों ने कितने पढ़े? 6, 1 2 3 4 5 6, पहले 7 हुआ करता था। जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। हम लोग एक और जगह देखेंगे आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे आर्टिकल 31 की बात करेंगे तो आर्टिकल 31 में वो पैतृक संपत्ति है, जबकि यहां खुद का अर्जित संपत्ति है। आपने जो कमाया है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, पिताजी छोड़ के गए हैं या दादाजी छोड़ के गए हैं, वो आर्टिकल 31 में पैतृक संपत्ति था। तो 19 यहां खत्म हो जाता है। आगे हम लोग देखें 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 में क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अब देखिए, आप जो अपराध करते हैं उसमें भी आपका फंडामेंटल राइट काम कर रहा है। क्या क्या काम कर रहा है? यह किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। अगर कोई एक बार अपराध किया है, किसी ने किसी को सपोज पीटा, ठीक है, वो एक बार जेल जाके आ चुका है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि पुलिस वाले फिर से उसको टांग के ले जाएंगे, फिर से तुमको जेल में रखेंगे। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, 20 के 1 में बताया गया है। एक गलती करेंगे तो उसको एक ही बार सजा दिया जाएगा। उसका दूसरा जो है, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। मतलब अगर 2 साल पहले जो रूल रहा होगा, कोई अपराध किया होगा, सपोज किसी ने चोरी कर ली, है ना, चोरी का सजा 3 महीने का जेल है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो कि चोरी करने का सजा, फांसी की सजा दी जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले जो लॉ था और जो वो अपराध किया था उसके अनुसार उसको सजा दिया जाए। जैसे आप देखेंगे एक निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, और उसमें देखेंगे 17 साल का एक बच्चा था। वो 17 साल के बच्चा को जुवेनाइल कोर्ट में डाला गया, सुधार गृह में, और वो 17 साल का था। उसी समय एक बर्मा कमेटी बनती है, और बर्मा कमेटी ने डिसीजन लिया कि 16 वर्ष के बाद ऐसे जघन्य अपराध अगर जो करता है उसको भी फांसी की सजा दिया जा सकता है। तो अब देखेंगे वो जो दिल्ली में हादसा हुआ था उसको ये उस पर इंप्लीमेंट नहीं होता, उसके बाद जो करेंगे उस पर ये इंप्लीमेंट होता है। तो ये हमारा 2 है, नंबर 2। नेक्स्ट, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको पुलिस उठा के ले गई है, आपको पीटा जाएगा और आपसे कबूल करवाया जाए कि नहीं तुमने चोरी की है, ठीक है, आप वहां एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट में जाएंगे तो आप पलट सकते हैं वहां। क्यों? क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही नहीं दिलाया जा सकता है। आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं देंगे जाके न्यायालय में, वहां पे वो पुलिस का काम है कि आपके खिलाफ जो है गवाही को एकत्रित करे। तो आर्टिकल 3। उसके बाद 20 के बाद हम लोग देखें अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बहुत बढ़िया। प्राण एवं दैहिक, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आपके बहुत सारे अधिकार हैं, ठीक है, आपके घूमने के भी अधिकार हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप घूमने के लिए निकल जाते हैं, आप और एक और दोस्त के साथ निकलते हैं, और आपसे मांगा जाता है आई कार्ड, आपके पिताजी का नंबर,
आप वहां नहीं दिखाएंगे, आपका यह अधिकार है। शर्त यह है कि आपका उम्र 21 साल और आपके साथ जो है उनका उम्र 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा है कौन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अच्छा, इसी में हम देखेंगे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि सरकार की यह गारंटी है कि आपको मरने नहीं दिया जाएगा। आप अगर सुसाइड कर ले, सुसाइड करने की कोशिश करें, अगर बच जाते हैं तो पहले तो आपका इलाज कराया जाएगा, उसके बाद आपका इलाज किया जाएगा। मतलब कि आपको ये जुर्म है, यहाँ भारत में देखेंगे आप सुसाइड नहीं कर सकते, इसलिए आप हेलमेट पहन के अगर नहीं चलते हैं तो पुलिस वाला आपको रोकता है, उसके लिए फाइन किया जाता है, क्योंकि गारंटी दिया है कि इसको मरने नहीं दिया जाएगा। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में है। उसके बाद 21 का ए जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया गया है। आपसे पूछा जाए अमेंडमेंट कौन सा है, तो 86वां संविधान संशोधन, 86th अमेंडमेंट, 2002। 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। यह हमारा कहता है अनुच्छेद 21 का आर्टिकल 21 ए। ठीक है, उसके बाद अगर हम 22 की बात करें कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। जैसे जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया, कोई उठा के ले गया, आपने गलती भी नहीं किया फिर भी आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो वहां पे आपके पास स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है कि हिरासत में लेने के कारण बताना होगा, पुलिस को बताना होगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है। जैसे अरेस्ट का वारंट होता है, वारंट को दिखाने के बाद फिर आपको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर ऐसे ही उठा के ले गया है तो फिर उसको बताना पड़ेगा, साथ ही 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। दंडाधिकारी देख रहे हैं, मजिस्ट्रेट, कुछ नहीं, जज के सामने आपको 24 घंटे के भीतर पेश किया जाना जरूरी है। ठीक है, यह भी आपका अधिकार है। उसके बाद उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेंगे, आप वकील रख सकते हैं, आपने कुछ भी किया हो आपके पास ये राइट है कि आप वकील को रख सकते हैं। ये आपका पर्सनल अपना चॉइस होगा, अपने चॉइस से रख सकते हैं। तो आर्टिकल 22 में हम लोग देखेंगे 1, 2, 3, आपको समझ में आया होगा। कभी कभी ये होता है कि आप जो है सो अपराध किए हो, आप पकड़े नहीं जाते हैं, उसके लिए अलग से जो है सो वो लोग व्यवस्था करके रखा है। अगर जज साहब कहते हैं, कोर्ट के द्वारा कहा जाता है, तो अगर आदेश के बाद वो क्या करेगा, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी झूठ बोलने पकड़ने वाला जो मशीन होता है उसको लगाता है। उसके बाद पॉलीग्राफी के थ्रू आपको पता करता है कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ठीक है, एक होता है नारकोटिक टेस्ट। नारकोटिक टेस्ट में क्या है, एक इंजेक्शन डाला जाता है और उस इंजेक्शन को लगाने के बाद आपका जो न्यूरॉन्स है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, आप झूठ बोल ही नहीं पाते हैं। और नारकोटिक्स के अंतर्गत जो है सो ये पता कर लिया जाता है कि आपने अपराध किया है या नहीं किया है, एकदम सच बताएंगे आप वहाँ। तो आर्टिकल 22 भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, बता दें, इसको आप नोट नहीं कर रहे होंगे तो टेलीग्राम चैनल पे पूरा बोर्ड पीडीएफ जाता है, वहां से आप पढ़ सकते हैं इसको। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें अब देखेंगे 2 अनुच्छेद पढ़ना है, 2 आर्टिकल है 23 और 24। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, या पहले होता था ऐसा कि आदमी का खरीद बिक्री किया जाता था, एक देश से दूसरे देश भेजा जाता था, एक तरह से कहो तो गुलाम, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 24 में है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, कुछ नहीं है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप खतरनाक काम जैसे पटाखा उद्योग है ना, या कोई भी केमिकल फैक्ट्री है, वहां पे आप इसको नहीं लगा सकते हैं, ये भी एक अपराध है। कितना एज, 14 साल से कम होना चाहिए। यह हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट 4th है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें 3 है, आप देखें 25, 26, 27, ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा, है ना। तो आप देखेंगे 25 की बात करते हैं तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, यानी आप धर्म का प्रचार अपने कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है, फंडामेंटल राइट है। अगर कोई विरोध करता है तो आपको बताएं कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट कौन सा आर्टिकल, हाई कोर्ट ये 226 है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट, तो ये है आर्टिकल 32। तो आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आप एक साथ मिल करके, ठीक है, आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है आर्टिकल 26 के अंतर्गत।
अगर 27 की बात करें तो राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति से हुआ हो। इसका मतलब ये है कि धार्मिक यानी धर्म के लिए कोई पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवाना है, इसके लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, तो सरकार को आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। यह है टैक्स फ्री। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 की अगर बात करें तो राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कि अगर सरकार पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है, जैसे अगर सरकारी स्कूल चल रहा है तो उसमें किसी धर्म के बारे में स्पेशली नहीं पढ़ाया जाएगा, तो सरकारी जो भी संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल कौन सा? 28। कहां से कहां तक है? 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसमें अगर हम 29 को देखें, 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं वंचित किया जाएगा। मतलब आपका कल्चर अलग 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 है, धर्म अलग है, इसके आधार पर आपको किसी शिक्षण संस्थान से वंचित नहीं किया जाएगा। यह हमारा कह रहा है आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 29। अगर 30 की बात करते हैं तो इसमें 30 में यह बताया गया है कि अगर ऐसा होता है कि आपको कहीं बैन कर दिया गया है तो इसके लिए आप जो है अलग इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और होगा तो सरकार भी पैसा इसके लिए देगा। आर्टिकल 30। सवाल यह पूछा जाता है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कौन कौन से आर्टिकल है? 2 है, आपको याद रखना है, 29 और 31। ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा 6 में है, देखेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार। उससे पहले आप देख रहे होंगे 31 तो है ही नहीं, तो 31 को फिर से बता रहे हैं कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। आपसे पूछे कि कहां रखा गया है, तो आर्टिकल 300A में रखा गया है। आर्टिकल 300A। ठीक है। तो अनुच्छेद 30-31 गायब है क्योंकि अब हट चुका है। हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें जो 32 है, 12 और 32 बोल रहे हैं। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रीट जारी करने की शक्ति है। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? रीट जारी करता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। किसके लिए? अपने लिए, हमारे लिए। ठीक है। और इसलिए और यहां देखेंगे कि संविधान में अगर किसी का सपोज फंडामेंटल राइट का फंडामेंटल राइट का जो है सो हनन किया जा रहा है, तो उस समय वो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रीट जारी करता है। तो देखते हैं रीट है क्या। चलिए, रीटों का प्रकार, टाइप्स ऑफ रीट्स। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। क्या कहता है हैबियस कॉर्पस? यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। मतलब कि जैसे अवैध रूप से आपने कुछ गलती नहीं की और पुलिस उठा के ले गया, तो यहाँ पे रीट जारी किया गया है। कौन सा रीट है? हैबियस कॉर्पस है। और इसमें जो है वो बंदी जो जिसको बनाया गया है उसको क्या कहता है? इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वो बंदी व्यक्ति को निश्चित स्थान और समय के अंदर उपस्थित करे। जैसे बताएं कि 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में ले जाना है, तो ये भी क्या करेगा? 24 घंटे के अंदर कोर्ट में ले जाएगा और वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। आपके पास अगर सबूत है, आपने कोई अगर गुनाह नहीं किया है, तो फिर आपको वहां छोड़ दिया जाएगा। कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है परमादेश, मैंडेमस। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। भाई साहब, क्या होता है कि आप गए काम करवाने के लिए, आपका काम ही नहीं हो रहा है। ठीक है। आप गए सपोज आवासीय बनवाने के लिए, आपका काम समय से नहीं हो रहा है, तो क्या है? ये परमादेश जारी कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये भी आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे अगर तो 32, और अगर हाई कोर्ट की बात करें 226 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी कर रहे हैं और यही परमादेश है। परमादेश में यह बताया जाता है कि आप उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। राइट, ये हमारा परमादेश। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है कि संबंधित मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करे क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मतलब यह हुआ कि जो हायर कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो वो लोअर कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, उनको ये बताएगा कि ये आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है, जुरिस्डिक्शन से बाहर है, आप इस पे कार्रवाई नहीं करें, आप हमारे पास इसको ट्रांसफर करें। तो ये हमारा है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। अगर उत्प्रेषण की बात करें, सर्चुअरी, इस रीट के द्वारा
अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमे के न्यायालय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। इसमें यह कहा गया है कि लोअर कोर्ट जो है अपना जो पहले से पेंडिंग है जो भी मुकदमा उसको हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भेजे। कौन सा है? उत्प्रेषण सर्चुअरी। 5वां है अधिकार परीक्षालेख क्यू वारंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय इस रीट के द्वारा पूछता है कि वो किस अधिकार से कार्य कर रहा है। मतलब कि सपोज किसी को अधिकार नहीं है, आप जा रहे हैं गाड़ी से, है ना, चेक कर रहा है उस दरोगा का कोई ड्राइवर, तो ये उसका अधिकार नहीं है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जिसके पास अधिकार है वही वो अपना काम करेगा, अधिकार क्षेत्र से बाहर काम नहीं किया जाएगा। या हमारा बता रहा है अधिकार परीक्षालेख क्यू वारंटो। तो ये 5 प्रकार के रीट हम लोग देखें, है ना। ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। उत्प्रेषण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, ठीक है। तो हम लोग देखें 32 तक। अगर हम आर्टिकल 33 की बात करें, आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 में मीडिया का जो अधिकार है उसको लिमिट किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि मीडिया कोई घटना होने से पहले ही पब्लिक को बता देती है, ठीक है, या कोई ऐसा गुप्तचर है, ठीक है, अंडर कवर एजेंट, ठीक है, वो अपनी बातों को नहीं रख सकता है पब्लिक के सामने। यह है आर्टिकल 33। उसके बाद अगर 34 की बात करें, 34 में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है पूरे भारत में। मार्शल लॉ मतलब क्या हुआ? सेना का कानून, और उसको हम लोग को झेलना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन। आर्टिकल 34। अगर 35 की बात करें तो हमारा फंडामेंटल राइट लागू कैसे होगा, उन सारी फंडामेंटल राइट की जो शर्तें हैं उसके बारे में आर्टिकल 35 बताता है। तो आज के वीडियो में पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे वो है डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। तो ये फंडामेंटल राइट खत्म हो गया। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, सारा पीडीएफ वहां पे होगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज भी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।